नमस्कार। आज का विषय है थोड़ा अलग, पर शायद हम सब ने कभी ना कभी इसे महसूस किया होगा। वो दौर जब लगता है कि भाई किस्मत दरवाजे पर दस्तक ही नहीं दे रहे। हम्म। हमारे पास जो सामग्री है वो एक प्रेरणादायक ऑडियो बुक स्क्रिप्ट का अंश है। शीर्षक भी यही है, जब किस्मत साथ नहीं देती तो क्या करें। अच्छा। और ये उसी एहसास की बात करती है जब हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ आजमा लिया, मतलब मेहनत, कोशिशें, शायद दुआएं भी, हाँ हाँ। लेकिन नतीजे वैसे नहीं मिलते जैसी उम्मीद थी। और फिर अंदर से एक आवाज उठती है, कहीं मेरी किस्मत ही तो खराब नहीं। बिल्कुल। और ये ख्याल मतलब बहुत स्वाभाविक है, होता है ऐसा। निराशा के पलों में ना बाहरी शक्तियों को, जैसे किस्मत या भाग्य, उनको दोष देना आसान लगता है। हाँ, आसान रास्ता लगता है। सही बात है। तो ये जो स्रोत है, ये इसी दुविधा को, इसी कश्मकश को समझने की कोशिश करता है कि जिसे हम किस्मत का खेल कहते हैं और जो हमारे अपने हाथ में है, मतलब हमारे कर्म, हमारे प्रयास, इनके बीच आखिर रिश्ता क्या है। क्या ये वाकई कोई बाहरी ताकत है जो रास्ता रोक रही है, या फिर ये जिंदगी का तरीका है हमारी अंदरूनी शक्ति को, हमारी हिम्मत को परखने का। बिल्कुल। तो आज हम इसे स्रोत के नजरिए को, इसके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करेंगे। मकसद यही है कि जाने के ऐसे मुश्किल लगने वाले समय में हम अपनी सोच, अपना नजरिया और अपनी दिशा, उसे कैसे तय कर सकते हैं, जैसा कि इस सामग्री में सुझाया गया है। हाँ, तो चलिए इस दिलचस्प विषय की तहों में उतरते हैं जरा। जरूर। तो शुरुआत करते हैं किस्मत शब्द से ही। स्रोत इशारा करता है कि ये शब्द जितना सुनने में आकर्षक लगता है, हाँ बिल्कुल, उतना ही एक तरह से खतरनाक भी साबित हो सकता है अगर हम पूरी तरह इसी के भरोसे बैठ जाएं तो। हाँ ये बात स्रोत बहुत साफ तौर पर रखता है, बिल्कुल साफ। वो कहता है कि असली किस्मत कहीं बाहर नहीं बैठी, वो तो हमारे अंदर ही है। अंदर? कैसे? हमारी सोच में, हमारे रवैये में, और हाँ, सबसे बढ़कर हमारी मेहनत में। अच्छा। स्रोत कुछ सीधे सवाल भी पूछता है जो सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे, अगर सब कुछ किस्मत से ही मिलना होता तो फिर दिन रात मेहनत करने वाले लोग कभी-कभी असफल क्यों हो जाते हैं? है ना? हाँ, और इसके उलट अगर मेहनत का कोई मोल ही नहीं होता तो कैसे कोई कोई बिल्कुल साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला इंसान शिखर तक पहुंच जाता है? ये सवाल हमें सीधे उस बहस के केंद्र में ले आते हैं जिसे हम भाग्य बनाम कर्म कहते हैं, या नियति बनाम इच्छा शक्ति। हाँ, स्रोत का दृष्टिकोण यहाँ काफी स्पष्ट है। वो ये नहीं कहती कि किस्मत जैसी कोई चीज होती ही नहीं, अच्छा, पर उसका कहना है कि किस्मत शायद दरवाजा खोल सकती है, एक अवसर, एक मौका दे सकती है। ठीक है। लेकिन उस दरवाजे से मंजिल तक का सफर, वो तो हमारे अपने कर्मों पर, हमारे प्रयासों पर, हमारी लगन पर ही निर्भर करता है। स्रोत ये भी कहता है कि ऐसा नहीं है कि किस्मत कभी साथ देना बंद कर देती है, बल्कि कई बार वो हमारे सपनों के प्रति हमारी गंभीरता, हमारी प्रतिबद्धता, उसकी परीक्षा ले रही होती है। मतलब जैसे हम बुरी किस्मत समझ रहे हैं, वो शायद एक तरह का टेस्ट है, एक इम्तिहान। हाँ, ये देखने के लिए कि हम अपने लक्ष्य के प्रति कितने समर्पित हैं, कितने सीरियस हैं। स्रोत का इशारा कुछ इसी तरफ है। हाँ, यहाँ एक रोचक विचार ये उभरता है कि नियंत्रण, कंट्रोल किसके हाथ में है? क्या बाहरी अनदेखी ताकतों के हाथ में, जिसे हम किस्मत कह देते हैं, या फिर हमारे अपने अंदर, हमारे चुनाव, हमारे प्रयास, हमारे रवैये के हाथ में? ये सोचने वाली बात है। स्रोत हमें इस बात पर गौर करने को कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसे हम किस्मत का खेल मानकर हार मान लेते हैं, वो असल में हमारी अपनी प्रतिक्रियाओं का नतीजा हो, या शायद कोशिशों में कमी का। और यहीं से बात आती है संघर्ष की, स्ट्रगल की। क्योंकि जब किस्मत परीक्षा लेती है तो संघर्ष तो होता ही है ना। बिल्कुल होता है। स्रोत संघर्ष को सिर्फ एक नेगेटिव चीज की तरह नहीं देखता, नहीं। वो इसे दर्द भी मानता है और ताकत भी। हाँ, दोनों। कहता है कि हर बड़ी सफलता की कहानी के पन्ने पलट कर देखें तो उसके पीछे संघर्ष का एक लंबा अध्याय जरूर मिलेगा, हमेशा। बिल्कुल। स्रोत एक बहुत शक्तिशाली वाक्य कहता है। वो कहता है, किस्मत हमेशा मजबूत लोगों का साथ देती है। मजबूत लोग, इसका क्या मतलब है यहाँ? इसका मतलब ये नहीं कि मजबूत लोगों के जीवन में मुश्किलें नहीं आती, बिल्कुल आती हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो लोग मुश्किलों के सामने डटे रहते हैं, हार नहीं मानते, किस्मत भी अंततः उनके पक्ष में झुकती हुई दिखती है। अच्छा। स्रोत के अनुसार जिन्होंने हार मान ली, उनके लिए किस्मत भी हार जाती है, लेकिन जो हर गिरावट के बाद हर बार फिर से उठ खड़ा होता है, वो एक तरह से अपनी किस्मत खुद लिख रहा होता है। तो संघर्ष को एक रुकावट की तरह देखने के बजाय स्रोत उसे एक तराशने वाले औजार की तरह देख रहा है, जिससे हमारी अंदरूनी ताकत निखरती है। बिल्कुल।
स्रोत का गहरा मतलब ये लगता है कि शायद ब्रह्मांड या प्रकृति कहें उन लोगों का साथ देती है जिनकी नीयत साफ होती है और मेहनत सच्ची होती है। इस नजरिए से देखें तो संघर्ष कोई सजा नहीं है, बल्कि खुद को और मजबूत बनाने की एक प्रक्रिया है। एक प्रोसेस। हाँ, एक प्रोसेस। ये उस आंतरिक शक्ति, उस सहन शक्ति या जुझारूपन जिसे रेजिलियंस कहते हैं, उसको जगाने का एक तरीका है, जिसके बारे में हमें शायद पहले पता भी ना हो। सही बात है। और जब हम संघर्ष को इस नजरिए से देखना शुरू करते हैं ना, तो उसका सामना करने का हमारा तरीका ही बदल जाता है। कैसे? हम उसे कोसने की बजाय उससे सीखने की कोशिश करने लगते हैं कि इससे क्या सीखा जा सकता है। और इसी सीखने की प्रक्रिया को और साफ करने के लिए स्रोत कुछ जाने माने वास्तविक जीवन के उदाहरण देता है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। हाँ, ये कहानियां सिर्फ प्रेरणादायक नहीं हैं, बल्कि ये दिखाती हैं कि ये सिद्धांत असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं। पहला उदाहरण थॉमस एडिसन का। एडिसन, हाँ। हम सब जानते हैं कि बल्ब बनाने से पहले वो 1000 बार असफल हुए थे। 1000 बार। हाँ, और यहाँ ध्यान देने वाली बात है उनका रवैया, उनका एटीट्यूड। जब लोग कह रहे थे कि भाई ये काम उनकी किस्मत में नहीं या वो फेल हो रहे हैं बार बार, तब एडिसन ने क्या कहा? क्या कहा था? उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। वाह, क्या नजरिया है ना? स्रोत इस कहानी से यही बिंदु निकालता है कि एडिसन की सफलता का राज उनकी किस्मत नहीं थी। तो क्या था? उनका अटूट निश्चय और असफलता को देखने का उनका नजरिया। ये सीधे तौर पर स्रोत के उस व्यावहारिक सबक से जुड़ता है कि हर असफलता एक सबक है, सजा नहीं। बिल्कुल। एडिसन ने हार नहीं मानी, वो लगे रहे, बस लगे रहे। ये हमें स्रोत के एक और व्यावहारिक सबक की याद दिलाता है, निरंतरता ही जादू है, कंसिस्टेंसी। हाँ, कंसिस्टेंसी। रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाना। अगला उदाहरण स्रोत देता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। डॉक्टर कलाम। हाँ, एक गरीब लड़का जो अखबार बेचता था और वो भारत का मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बना। जी। उनके जीवन में भी कई असफलताएं आईं, लेकिन उन्होंने उम्मीद और मेहनत का दामन कभी नहीं छोड़ा। डॉक्टर कलाम की कहानी इस बात पे जोर देती है कि हमारी शुरुआत, हमारी परिस्थितियां, वो हमारी मंजिल तय नहीं करती। बिल्कुल नहीं। सही है। स्रोत उनके प्रसिद्ध कथन को भी याद दिलाता है, फेलियर इज नॉट ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज पार्ट ऑफ सक्सेस। यानी असफलता सफलता का विलोम या अंत नहीं, बल्कि उसी का एक हिस्सा है, एक पड़ाव है। स्रोत के अनुसार डॉक्टर कलाम का जीवन ये दिखाता है कि जब इरादा पक्का हो और मेहनत लगातार हो तो विपरीत परिस्थितियां भी आपको रोक नहीं सकती। बिल्कुल। ये उस सबक को उजागर करता है कि हालात को चुनौती दे, किस्मत को दोष ना दे। और फिर एक और असाधारण कहानी है दशरथ मांझी की। ओहो, दशरथ मांझी। माउंटेन मैन। हाँ, माउंटेन मैन। पत्नी के वक्त पर इलाज न मिल पाने से मौत हो गई। क्यों? क्योंकि गांव से शहर तक पहुंचने के लिए एक पूरे पहाड़ का चक्कर लगाना पड़ता था। हाँ, बहुत दुखद। उन्होंने अकेले दम पर 22 साल लगाकर छेनी और हथौड़े से उस पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया। सोचिए, अविश्वसनीय। मांझी की कहानी मानवीय इच्छा शक्ति की उसकी चरम सीमा को दर्शाती है। सच में। जब लोग उन पर हंस रहे थे, उन्हें पागल कह रहे थे, तब भी वो अपने काम में लगे रहे, चुपचाप। स्रोत उनकी कहानी से ये सबक लेता है कि जब आपका क्यों, आपका मकसद बहुत स्पष्ट और शक्तिशाली हो, तो कैसे, मतलब रास्ता, वो निकल ही आता है। हाँ। उनका कहना था, किस्मत नहीं, हिम्मत रास्ता बनाती है। क्या बात है, हिम्मत रास्ता बनाती है। ये हमें स्रोत के एक और नुक्ते की ओर ले जाता है, भीतर की आवाज सुने। भीतर की आवाज। हाँ, आपका इंट्यूशन, वो आवाज, वही किस्मत की दिशा बताती है। मांझी के लिए वो आवाज उनकी पत्नी की पीड़ा थी और दूसरों को उस पीड़ा से बचाने का संकल्प था। उनका क्यों था वो। ये सचमुच, ये कहानियां रोंगटे खड़े कर देती हैं। स्रोत 2 और उदाहरण देता है जो थोड़े अलग हैं। अच्छा, कौन से? एक कर्नल सैंडर्स का, KFC वाले। हाँ, कर्नल सैंडर्स। उन्होंने 65 साल की उम्र में KFC की शुरुआत की, और वो भी तब जब उनकी चिकन रेसिपी को, अंदाजा लगाइए, 1000 से ज्यादा बार रेस्टोरेंट्स ने रिजेक्ट कर दिया था। 1000 बार? 1009 बार, जहां तक मुझे याद है। हाँ, 1009 बार। सोचिए जरा। 65 की उम्र में, और 1000 से ज्यादा बार ना सुनना। कौन करता है ऐसा? ज्यादातर लोग तो कब का हार मान चुके होते।
बिल्कुल। कर्नल सैंडर्स की कहानी उम्र और अस्वीकृति, रिजेक्शन, इन बाधाओं को तोड़ती है। सही। स्रोत यहाँ इस बात पर रोशनी डालता है कि सफलता के लिए कोई तय उम्र नहीं होती और धैर्य का फल मिलता है, भले ही देर से मिले। सब्र का फल। हाँ, ये सीधे तौर पर स्रोत के इस सबक से जुड़ता है। धैर्य रखें, अच्छे बीज को फलने में वक्त लगता है। हाँ। किस्मत शायद देर कर सकती है, पर स्रोत के अनुसार सच्चे सपने और लगातार कोशिश को नकार नहीं सकती। और आखिरी उदाहरण J.K. रोलिंग का है, हैरी पॉटर की लेखिका। रोलिंग, हाँ, उनकी कहानी भी कमाल है। हैरी पॉटर की पांडुलिपि लेकर वो एक प्रकाशक से दूसरे के पास गई। 12 बार उन्हें निराशा हाथ लगी, रिजेक्शन मिला। 12 बार? वो गरीबी और अकेलेपन से जूझ रही थी, पर उन्होंने लिखना और कोशिश करना नहीं छोड़ा। रोलिंग की कहानी फिर से उसी पैटर्न को दिखाती है। कौन सा पैटर्न? वही कि बाहरी परिस्थितियों को, जैसे गरीबी, रिजेक्शन, अपने विश्वास पर हावी न होने देना। स्रोत यहाँ कहता है कि किस्मत उन पर मुस्कुराती है जो हार मानने से इनकार करते हैं, जो लगे रहते हैं। तो इन सभी कहानियों को अगर एक साथ देखें, जैसा कि स्रोत करता है, तो एक साफ धागा नजर आता है ना? बिल्कुल, एक कॉमन थ्रेड है। क्या है वो? लगातार कोशिश करना, असफलता को सीखने का मौका मानना। हाँ, बाहरी मान्यता या किस्मत के भरोसे ना बैठना। सही। और सबसे जरूरी, एक मजबूत मकसद, एक स्ट्रॉन्ग क्यों का होना। बिल्कुल सही। ये कहानियां उस निष्क्रिय भाग्य की धारणा को, कि बस बैठे रहो किस्मत बदलेगी, बिल्कुल, उसे सीधी चुनौती देती हैं। हाँ, ये सिर्फ प्रेरणादायक कहानियां नहीं है, ये एक तरह से कर्म और परिणाम के बीच के रिश्ते को उजागर करती हैं, जैसा कि स्रोत उन्हें प्रस्तुत करता है। हाँ। और इन कहानियों से मिले सबक को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, इसके लिए स्रोत ने, जैसा आपने कहा, 7 व्यवहारिक बिंदु दिए हैं। जी। हमने कुछ की बात तो उदाहरणों के साथ की, लेकिन उन्हें एक साथ देखना भी जरूरी है, एक लिस्ट की तरह। बिल्कुल। क्योंकि कहानियां प्रेरित करती हैं, लेकिन असली बदलाव तो तब आता है जब हम उन सिद्धांतों को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। सही। स्रोत इन 7 बातों को एक तरह के मानसिक टूल किट की तरह पेश करता है। मेंटल टूल किट, अच्छा। हाँ। क्या है वो 7 बातें? पहली, हालात को चुनौती दें, किस्मत को दोष न दें। मतलब कर्ता बने, पीड़ित नहीं, अपनी जिम्मेदारी समझें। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। दूसरी, हर असफलता एक सबक है, सजा नहीं। इसे विकास के अवसर की तरह देखें, एडिसन की तरह सोचें। सबक, सजा नहीं। ओके। तीसरी, धैर्य रखें, सफलता एक धीमी प्रक्रिया हो सकती है। कर्नल सैंडर्स की तरह सही समय का इंतजार करें, पर कोशिश ना छोड़ें। धैर्य बहुत जरूरी। चौथी, विचारों को सकारात्मक रखें, क्योंकि हमारी सोच ही हमारे कर्म और फिर हमारे भविष्य को आकार देती है। डॉक्टर कलाम की तरह उम्मीद बनाए रखें। पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है। पांचवी, निरंतरता ही जादू है। रोज छोटे छोटे कदम उठाते रहें, बड़े लक्ष्य इन्हीं से हासिल होते हैं। कंसिस्टेंसी। हाँ, कंसिस्टेंसी इज की। छठी, भीतर की आवाज सुने, आपका अंतर्ज्ञान, आपका जुनून, आपका क्यों, वो आपको रास्ता दिखा सकता है। दशरथ मांझी की तरह अपने मकसद पे टिके रहें, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। और सातवीं, कृतज्ञता रखें। जो आपके पास अभी है उसकी कद्र करें। ग्रैटिट्यूड, यही आपके अगले कदम की नींव बनता है। कृतज्ञता। ये 7 बिंदु सुनने में सरल लग सकते हैं, पर इनमें गहरा दर्शन छिपा है, ससा स्रोत बताता है। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी बिंदु हमारा ध्यान बाहरी कारकों से हटाते हैं। बाहरी कारक मतलब? जैसे किस्मत, दूसरे लोग, हालात, इन सब से ध्यान हटाकर हमारे अपने आंतरिक जगत पर केंद्रित करते हैं। आंतरिक जगत जैसे? हमारी सोच, हमारा रवैया, हमारे प्रयास, हमारी आत्म जागरूकता, इन पर। अच्छा, फोकस अंदर की तरफ। बिल्कुल। स्रोत का संदेश ये है कि हम अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, हम उनमें सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। एक्टिव रोल। मतलब पैसिव नहीं, एक्टिव। हाँ, ये हमें अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए सशक्त बनाते हैं, बजाय इसके कि हम असहाय महसूस करें और सब कुछ किस्मत पर छोड़ दें। सही है। ये एक तरह से भाग्य को कर्म से प्रभावित करने का नजरिया है। तो इस पूरी चर्चा का सार अगर स्रोत के शब्दों में समेटें तो शायद यही होगा कि किस्मत किसी को छोड़कर नहीं जाती। वो बस परखती है, देखती है कि कौन सच में उसके दिए हुए अवसर के लायक है या नहीं। हाँ, एक तरह की परीक्षा। जब हालात मुश्किल लगे, जब लगे कि रास्ते बंद हैं, तो स्रोत कहता है कि रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। क्यों? हो सकता है वही पल हो जब किस्मत आपकी दृढ़ता को, आपकी हिम्मत को देख रही हो। अच्छा।
और हर बार जब आप गिर कर उठते हैं तो आप अनजाने में ही अपनी किस्मत की कहानी में एक नया मजबूत अध्याय जोड़ रहे होते हैं। वाह, ये बहुत शक्तिशाली बात है। स्रोत का अंतिम संदेश भी बहुत शक्तिशाली और सक्रियता भरा है। क्या है वो? वो ये है कि जब ऐसा लगे कि किस्मत साथ नहीं दे रही, तो अपने हौसले को, अपनी हिम्मत को अपना साथी बना लेना चाहिए। हौसले को साथी बनाना। हाँ, क्योंकि अंत में मंजिल उन्हीं को मिलती है जो लगातार चलते रहते हैं, जो रुकते नहीं। ये भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय अपने भाग्य का निर्माण करने का आवाहन है, खुद लिखने का। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जो इसी स्रोत से प्रेरित है। हाँ, जरूर, अगर कभी ऐसा लगे कि किस्मत एकदम चुप है, शांत है, कुछ कह नहीं रही, कोई इशारा नहीं दे रही, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो दरअसल हमारे जवाब का इंतजार कर रही हो? हमारे जवाब का? कैसा जवाब? एक ऐसा जवाब जो शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में लिखा जाए, हमारे एक्शन में दिखे। अच्छा, कर्मों में लिखा जवाब। हाँ, जरा सोचिए, आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम हो सकता है जो उस जवाब को लिखना शुरू करे? सोचने वाली बात है, बहुत गहरा